हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 4th चैप्टर दैट इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो द नेम ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टॉपिक नंबर 11, कैन वी सी एवरीथिंग, यानी कि क्या हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग ये है कि क्या हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास के बारे में सब कुछ पता है, क्या हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को क्लियरली देख सकते हैं। यही इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग है एंड इस टॉपिक में हमें इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्या हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास के बारे में सब कुछ पता है या फिर नहीं पता है। नाउ अब हम लोग टॉपिक नंबर 11 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिच विजुअल ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। दैट मीन्स कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास्ट में, यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास में जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, इन तीनों ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। ये तीनों ही जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है, कहीं ना कहीं इन तीनों ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन को ब्रिक्स में, स्टोन आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में एंड पेंटिंग्स में भी एक्सप्रेस किया गया है। दैट मीन्स कि हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे स्टोन के आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे स्टोन के बिल्डिंग्स या फिर स्टोन के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है जो कि उन सारे ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। उन सारे ट्रेडिशन को इन सारे स्टोन के आर्किटेक्चर में एक्सप्रेस किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया था, सारे ही जो स्तूपास है वो बुद्धिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करें जो कि स्टोन से बनाया गया था, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी अर्लीस्ट स्टोन के टेम्पल्स है, वे सारे ही टेम्पल्स हिंदुइज्म रिलीजन से रिलेटेड है, हिंदुइज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड है। इस तरीके से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास में जितने भी ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते थे, उन सारे ही ट्रेडिशन को स्टोन के आर्किटेक्चर में एक्सप्रेस किया गया है। स्टोन आर्किटेक्चर के अलावा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें जितने भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जितनी भी मूर्तियाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी बुद्धा की मूर्तियाँ मिलती है, बुद्धा की मूर्ति क्या हमें बताता है कि ये जो मूर्ति है ये बुद्धिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड है। इसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर में कई सारे देवी देवताओं के स्कल्पचर्स के बारे में भी डिस्कस किया। हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टेम्पल्स में जितने भी देवी देवताओं के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, वे सारे स्कल्पचर्स हमें अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में ही बताता है। अलग अलग ट्रेडिशन को इन सारे स्कल्पचर्स में एक्सप्रेस किया गया है। इसके अलावा हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे पेंटिंग्स भी मिलते हैं जो कि उन्हीं सारे पुराने ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। साथ ही साथ इन सारे ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन को स्टोन आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में एंड पेंटिंग्स में एक्सप्रेस भी किया गया है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोगों ने ये भी जाना, हम लोगों ने ये भी देखा कि ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि हमें अलग अलग ट्रेडिशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इन सारे ही एविडेंस में से ऐसे कई सारे एविडेंस है जो कि आज के टाइम पीरियड में बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं या फिर लॉस्ट हो गए हैं ओवर द सेंचुरीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमरावती में जिस स्तूपा को कंस्ट्रक्ट किया गया था, अमरावती में जो स्तूपा है वो आज के टाइम पीरियड में बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड आज के टाइम पीरियड में आपको उस स्तूपा के कुछ रिमेनिंग्स ही मिलेंगे, कुछ रुइंस ही मिलेंगे। उस स्तूपा से हमें बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड या फिर ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता था, वो हमें नहीं मिला। इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोगों ने ये भी जाना कि कई सारे ऐसे एविडेंस है, कई सारे ऐसे आर्किटेक्चर या फिर स्कल्पचर या फिर पेंटिंग है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं।
बट फिर भी आज के टाइम पीरियड में जो कुछ भी बचा है सो उन सारी ही चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि सांची में जो स्तूपा है सो वो बहुत ही अच्छी खासी कंडीशन में था। सो सांची के स्तूपा को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा और भी जितने भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर या फिर पेंटिंग है जो कि हमें अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। सो उन सारी चीज़ों को आज के टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। आज के टाइम पीरियड में ये सारे ही स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, वो हमें कहीं ना कहीं ये सारे जो स्पेक्टिकुलर वर्क्स को क्रिएट करने वाले लोग थे, यानी कि इन सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को, इन सारे शानदार स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने वाले जो लोग थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी आर्टिस्ट थे, यानी कि जितने भी चित्रकार थे जिन्होंने पेंटिंग्स को बनाया था, जितने भी स्कल्प्टर्स थे, जितने भी मूर्तिकार थे जिन्होंने स्कल्पचर्स को बनाया था, मूर्तियों को बनाया था, या फिर जितने भी मैसॉन या फिर जितने भी आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने स्टोन के आर्किटेक्चर्स को बनाया था, बिल्डिंग्स को बनाया था, ये सारे ही प्रिजर्व्ड या फिर प्रोटेक्टेड जो स्ट्रक्चर्स है, ये सारे ही स्ट्रक्चर्स हमें इन सारे क्रिएटर्स के विजन को दर्शाता है, विजन को कन्वे करता है, यानी कि इन सारे ही क्रिएटर्स के एबिलिटी के बारे में बताता है, इन सारे क्रिएटर्स के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विद दिस हमारा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जो कुछ भी जाना, या फिर इस पूरे ही चैप्टर में हम लोगों ने जो कुछ भी जाना, इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी स्कॉलर्स या फिर हिस्टोरियंस के माइंड में और भी कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, येट डू वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट दे वांटेड टू कन्वे, यानी कि क्या हम ऑटोमेटिकली ये समझ सकते हैं कि आखिर ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जितने भी स्पेक्टिकुलर वर्क्स है जो कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास में क्रिएट किया गया था, क्या हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखकर ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि आखिर ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें किस बात को कन्वे करना चाहते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स से हमें किन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये स्कॉलर्स के माइंड में एक क्वेश्चन है। इसके अलावा स्कॉलर्स के माइंड में और एक क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है that can we ever know what these images meant to people who saw them and venerated them about 2000 years ago, यानी कि क्या हम कभी जान सकते हैं कि जिस टाइम पीरियड के दौरान इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था, यानी कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ये करीब 2000 ईयर्स अगो पहले बनाया गया था। उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी लोग थे, आखिर ये लोग उन सारे इमेजेस को या फिर उन सारे स्कल्पचर्स को, उन सारे स्ट्रक्चर्स को जब देखते थे, उन सारे इमेजेस की जब पूजा करते थे, उस टाइम पीरियड में उनका क्या मानना था, वे लोग इन सारे इमेजेस को किस तरीके से देखते थे, क्या हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। ये स्कॉलर्स के माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन है, अभी भी एक डाउट है। हमें इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में ये बता रखा है कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस के बारे में जाना, साथ ही साथ ये सारे ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन को जिन भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में एक्सप्रेस किया गया है, उन सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जाना। उन सारे स्ट्रक्चर्स में से काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि आज के टाइम पीरियड में बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बट बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, उन सारे स्ट्रक्चर्स से हमें उन सारे ट्रेडिशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और ना सिर्फ हमें पुराने ट्रेडिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, बल्कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने वाले जो क्रिएटर थे, जो आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स, मैसॉन या फिर जो आर्किटेक्ट थे, इनके विजन के बारे में भी पता चलता है, इनके एबिलिटीज़ के बारे में भी पता चलता है। बट इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी इस चैप्टर में हम लोगों ने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा, उन सारे ट्रेडिशंस के बारे में जानने के बावजूद भी स्कॉलर्स के माइंड में और भी कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है कैन वी सी एवरीथिंग, यानी कि क्या हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। इतना कुछ जानने के बावजूद भी क्या हमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, क्या हम हमारे इंडिया के हिस्ट्री को, क्या हम हमारे इंडिया के इतिहास को क्लियरली देख सकते हैं या फिर नहीं। इसीलिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम कैन वी सी एवरीथिंग लिखा गया है विद अ क्वेश्चन मार्क। नाउ इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है वो है ग्रैम्पलिंग विद द फैमिलियर। इस सब टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें ये बता रखा है कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जब यूरोपियन स्कॉलर ने फर्स्ट टाइम हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी गॉड या फिर गॉडेसेस के स्कल्पचर है, जितने भी देवी देवताओं के स्कल्पचर्स है, मूर्तियां है, उन सारी मूर्तियों को जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने फर्स्ट टाइम देखा 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान, इन सारी मूर्तियों को देखकर वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन सारी मूर्तियों में किन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, इन सारी मूर्तियों में किन सारे भगवानों को दर्शाया गया है, एंड आखिर इन सारी मूर्तियों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इन सारी मूर्तियों में किन सारी स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है।
सो बेसिकली हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूरोपियंस ने ही आर्कोलॉजी की शुरुआत की थी। यूरोपियंस ने ही हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को जानने की शुरुआत की थी। सो इसीलिए 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जब वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को जान रहे थे, उसी दौरान उन्हें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस के स्कल्पचर्स मिल रहे थे, उन सारे स्कल्पचर्स को देखकर वो उन सारे स्कल्पचर्स के एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जो यूरोपियंस है वे लोग हमारे इंडियन कल्चर से फैमिलियर नहीं है। साथ ही साथ कभी कभार ये सारे यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डर जाते थे अलग अलग देवी देवताओं के ग्रीवटेक्स फिगर्स को देखकर, यानी कि अलग अलग देवी देवताओं के अब नॉर्मल या फिर अननेचुरल फिगर को देखकर सारे ही यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते थे, क्योंकि बेसिकली हमारे इंडियन स्कल्पचर में अलग अलग देवी देवताओं को बहुत ही यूनिक तरीके से डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि आपको हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे स्कल्पचर्स मिलेंगे जिन सारे स्कल्पचर्स में देवी देवताओं को मल्टीपल आर्म्स एंड मल्टीपल हेड के साथ डिपिक्ट किया गया है, यानी कि बहुत सारे हाथों के साथ एंड बहुत सारे सिर के साथ डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि अगर आप भगवान विष्णु के स्कल्पचर को देखेंगे, देन भगवान विष्णु को एक ऐसे रूप में दर्शाया गया है जहाँ पे उनके बहुत सारे आर्म्स है, यानी कि जहाँ पे उनके बहुत सारे हाथ है, हर एक हाथ में कुछ ना कुछ वेपन है, कुछ ना कुछ ऑस्पेशियस ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ भगवान विष्णु को बहुत सारे सिर के साथ भी दर्शाया गया है। इनफैक्ट भगवान विष्णु को कई बार ह्यूमन फॉर्म साथ ही साथ एनिमल फॉर्म में भी दर्शाया गया है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में भी दर्शाया गया है, दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी दर्शाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान विष्णु का जो वराह अवतार था, उसमें भगवान विष्णु को आधा इंसान और आधा बोर के रूप में दर्शाया गया है। जब यूरोपियन स्कॉलर्स इन सारे अमेजिंग या फिर इन सारे बहुत ही यूनिक या फिर अब नॉर्मल स्कल्पचर्स को देख रहे थे अलग अलग देवी देवताओं के, देन वो बहुत ज़्यादा भयभीत भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड भी हो रहे थे। इसका जो मेन रीज़न है, यानी कि आखिर यूरोपियन स्कॉलर्स इन सारे स्कल्पचर्स को देखकर हॉरिफाइड क्यों हो रहे थे या फिर इन सारे स्कल्पचर्स को समझ क्यों नहीं पा रहे थे, इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि यूरोपियन स्कॉलर्स हमारे इंडियन कल्चर से फैमिलियर नहीं है। यूरोपियन स्कॉलर्स को हमारे इंडिया के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं पता है। इसीलिए यूरोपियन स्कॉलर्स इन सारे स्कल्पचर्स को नहीं समझ पा रहे थे। जैसे कि प्रीवियस के टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि अगर किसी भी हिस्टोरियन को, किसी भी स्कॉलर को हमारे अलग अलग देवी देवताओं के स्कल्पचर्स को समझना है, मूर्तियों को समझना है, देन सबसे पहले उन सारे देवी देवताओं से रिलेटेड जो भी स्टोरीज है, उन सारी स्टोरीज से उन्हें फैमिलियर होना पड़ेगा। उन सारी स्टोरीज को जानने के बाद ही वो स्कल्पचर्स को समझ सकते हैं। यूरोपियन स्कॉलर्स ना ही इन सारे स्टोरीज से फैमिलियर थे और ना ही हमारे इंडिया के रिलीजियस प्रैक्टिसेस से या फिर रिलीजियस ट्रेडिशन से फैमिलियर थे। इसीलिए यूरोपियन स्कॉलर्स इन सारे गॉड एंड गॉडेसेस के स्कल्पचर्स को नहीं समझ पा रहे थे एंड कहीं ना कहीं अलग अलग भगवान के अवतार को देखकर बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रहे थे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर यूरोपियन स्कॉलर्स ने इन सारे स्कल्पचर्स को किस तरीके से समझा। ये जो प्रॉब्लम था कि वो लोग स्कल्पचर्स को नहीं समझ पा रहे थे, आखिर यूरोपियन स्कॉलर्स ने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट हमें कंपैरिजन के बारे में बता रखा है विद द ग्रीक वर्क्स, यानी कि बेसिकली जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया में जितने भी स्कल्पचर्स है, हमारे इंडिया में जितनी भी मूर्तियाँ हैं अलग अलग देवी देवताओं की, उन सारी मूर्तियों को उन्होंने ग्रीक वर्क के साथ कंपेयर किया। यानी कि एंशिएंट ग्रीस में जितने भी स्कल्पचर्स को बनाया गया था, जितनी भी मूर्तियों को बनाया गया था, उन सारी मूर्तियों को एंड हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी स्कल्पचर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, उन सारी मूर्तियों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते थे यूरोपियन स्कॉलर्स एंड कंपैरिजन के द्वारा ही वो इन सारे स्कल्पचर्स को समझने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट लाइन में हमें यही बता रखा है कि जितने भी अर्ली स्कॉलर्स थे, जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जब भी उन्हें इन सारे स्ट्रेंज इमेजेस, यानी कि ये सारे जो बहुत ही यूनिक या फिर जो अनफैमिलियर इमेजेस है भगवान के, जब भी वे लोग इन सारे इमेजेस के मीनिंग को नहीं समझ पाते थे, इन सारे इमेजेस के सेंस को नहीं समझ पाते थे कि आखिर इन सारे इमेजेस को या फिर इन सारे स्कल्पचर्स को किस तरीके से बनाया गया है, किस आइडिया के बेसिस पे बनाया गया है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ही वो बेसिकली एंशिएंट ग्रीस में जो भी स्कल्पचर्स को बनाया गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, जिसके बारे में उन्हें पता है, उन सारे स्कल्पचर्स से इंडियन स्कल्पचर्स को कंपेयर कर रहे थे एंड कंपैरिजन के थ्रू वो स्कल्पचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे।
सो अगेन ये लाइन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाती हूँ। सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी अर्ली यूरोपियन स्कॉलर्स थे, सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्ली यूरोपियन स्कॉलर्स को जितने भी स्ट्रेंज इमेजेस मिल रहे थे, यानी कि जितने भी अजीब या फिर अनफैमिलियर या फिर बहुत ही यूनिक इमेजेस मिल रहे थे अलग अलग देवी देवताओं की, जिससे वो फैमिलियर नहीं थे। सो इन सारे स्ट्रेंज इमेजेस के सेंस को जानने के लिए, यानी कि इन सारे इमेजेस को समझने के लिए कि आखिर इन सारे इमेजेस का सेंस क्या है, इन सारे इमेजेस का आइडिया क्या है, सो इस चीज़ को जानने के लिए यूरोपियन स्कॉलर्स ने बेसिकली एंशिएंट ग्रीस में जो भी स्कल्पचर्स को बनाया गया था, जिससे वो फैमिलियर थे, जिसके बारे में उन्हें नॉलेज था, सो उन सारे स्कल्पचर्स को वो इंडियन इमेजेस या फिर इंडियन स्कल्पचर्स के साथ कंपेयर कर रहे थे। सो कंपैरिजन के द्वारा यूरोपियन स्कॉलर्स इन सारे इमेजेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमें ये बता रखा है कि यूरोपियन स्कॉलर्स को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी अर्ली इंडियन स्कल्पचर्स मिले, यानी कि शुरुआत के टाइम पीरियड में जितने भी इंडियन स्कल्पचर्स मिले, जितनी भी मूर्तियाँ मिली, सो उन सारे स्कल्पचर्स को यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा इनफेरियर समझ रहे थे टू द वर्क्स ऑफ ग्रीक आर्टिस्ट। यानी कि यूरोपियन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो स्कल्पचर्स है, हमारे इंडिया में जो मूर्तियाँ है, वो बहुत ज़्यादा इनफेरियर है, यानी कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है अगर हम उसको ग्रीक आर्टिस्ट के साथ कंपेयर करें, यानी कि ग्रीक स्कल्पचर्स के साथ कंपेयर करें। सो यूरोपियन स्कॉलर्स बेसिकली ग्रीक आर्टिस्ट या फिर ग्रीक आर्टिस्ट के द्वारा जितने भी स्कल्पचर्स को बनाया गया था, सो उन सारे स्कल्पचर्स को सुपीरियर समझ रहे थे और हमारे इंडियन स्कल्पचर्स को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझ रहे थे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इंडिया में हमें जितने भी स्कल्पचर्स मिले हैं अलग अलग देवी देवताओं के, सो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हमारे इंडिया में जो भी स्कल्पटर्स रहे थे, हमारे इंडिया में जो भी मूर्तिकार रहे थे, सो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक स्कल्पचर्स को बनाया है। सो यूरोपियन स्कॉलर्स को हमारे इंडिया के स्कल्पचर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था, वे लोग स्कल्पचर्स को समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमारे इंडिया के स्कल्पचर्स को इन्फीरियर कहा है। बट एक्चुअल में हमारा जो इंडिया का स्कल्पचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इनफैक्ट हमने इस चैप्टर में ही बहुत ही खूबसूरत या फिर बहुत ही जो अमेजिंग स्कल्पचर्स है, सो उन सारे स्कल्पचर्स के बारे में डिस्कस भी किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलाशनाथ में जो टेम्पल है, सो पूरे ही पहाड़ को कट करके इतना ज़्यादा अमेजिंग टेम्पल को बनाया गया है। सो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के बेसिकली स्कल्पचर्स के सुपेरिटी को ही दर्शाता है कि हमारे इंडिया में ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने हमारे इंडिया में बुद्धा एंड बोधिसत्वास के इमेजेस को डिस्कवर किया जो कि ग्रीक मॉडल में बनाया गया था, देन उन सारे इमेजेस को डिस्कवर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो बुद्धा का स्कल्पचर या फिर ये जो बुद्धा का इमेज है, सो इस इमेज या फिर इस स्कल्पचर को ग्रीक मॉडल में बनाया गया है। सो इस इमेज में आप बुद्धा के क्लोथ्स को देखिए एंड बुद्धा के हेयर स्टाइल को देखिए। सो बुद्धा का जो क्लोथ या फिर जो हेयर स्टाइल है, सो ये ग्रीक मॉडल में बनाया गया है। यानी कि अगर आप लोग दूसरे ग्रीक के स्कल्पचर्स को देखोगे, दूसरे ग्रीक की मूर्तियों को देखोगे, देन हमें ग्रीक स्कल्पचर्स में ही ऐसे क्लोथिंग पैटर्न एंड ऐसा हेयर स्टाइल देखने को मिलता है। सो ये जो बुद्धा का इमेज है, सो ये पूरी तरीके से ग्रीक मॉडल में बनाया गया है। सो यूरोपियन स्कॉलर्स को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे ही बुद्धा एंड बोधिसत्वास के इमेजेस मिलते हैं जो कि ग्रीक मॉडल में बनाया गया था। एंड ये सारे जो इमेजेस या फिर ये सारे जो स्कल्पचर्स है, सो ये स्कॉलर्स को बेसिकली हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो दो इंपॉर्टेंट सिटीज है, दैट इज तक्षशिला एंड पेशावर। सो तक्षशिला एंड पेशावर में ही यूरोपियन स्कॉलर्स को बुद्धा एंड बोधिसत्वास के ग्रीक मॉडल के स्कल्पचर्स मिले हैं या फिर ग्रीक मॉडल की इमेजेस मिले हैं। सो आखिर हमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऐसे ग्रीक मॉडल के बुद्धा के इमेजेस क्यों देखने को मिलते हैं? सो इसका रीज़न ये है कि वो जो एरिया था, वो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, सो उस पार्ट में 2nd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान इंडो ग्रीक रूलर्स ने रूल किया था। सो उस एरिया में इंडो ग्रीक रूलर्स ने अपने किंगडम को स्टेबलाइज किया था। सो ये सारे जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, सो इनका जो कल्चर था वो कहीं ना कहीं ग्रीक कल्चर था। सो इनके द्वारा या फिर इनके रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जितने भी बुद्धा या फिर बोधिसत्वास के इमेजेस या फिर स्कल्पचर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, सो वो बेसिकली ग्रीक मॉडल में ही किया गया था, क्योंकि इस एरिया के जो रूलर थे वो बेसिकली इंडो ग्रीक रूलर थे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
ना नेक्स्ट लाइन में हमें ये बता रखा है कि ये सारी जो इमेजेस है, ये सारी जो बुद्धा एंड बोधिसत्वास की इमेजेस है जो कि ग्रीक मॉडल में बनाया गया था, सो ये सारी ही इमेजेस ग्रीक स्टेचूज से बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी कि ग्रीक स्टेचूज से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एंड जैसे कि जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स है वे लोग ग्रीक स्टेचूज से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, उन्हें ग्रीक स्टेचूज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, ग्रीक स्टेचूज या फिर स्कल्पचर्स का उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज है। सो इसी वजह से स्कॉलर्स ने इन सारे इमेजेस को, यानी कि ये सारे जो ग्रीक मॉडल के इमेजेस थे, सो इन सारे इमेजेस को अर्ली इंडियन आर्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना है। सो दैट मीन्स कि यूरोपियन स्कॉलर्स को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी स्कल्पचर्स समझ में आ रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो बुद्धा एंड बोधिसत्वास की इमेजेस है जो कि ग्रीक मॉडल में बनाया गया था, सो ये सारी जो इमेजेस या फिर ये सारे जो स्कल्पचर्स थे, सो इन सारे इमेजेस को यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते थे क्योंकि ये ग्रीक मॉडल में बनाया गया था जिससे वो फैमिलियर थे। सो इसीलिए इन सारे इमेजेस को उन्होंने अर्ली इंडियन आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल माना है। बट वे सारे स्कल्पचर्स, वे सारी मूर्तियां जिन सारे स्कल्पचर्स से यूरोपियन स्कॉलर्स फैमिलियर नहीं है, सो उन सारे स्कल्पचर्स को उन्होंने इनफेरियर बता दिया है, उन सारे स्कल्पचर्स को उन्होंने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि यूरोपियन स्कॉलर्स ने जिस स्ट्रैटेजी को, जिस मेथड को अडॉप्ट किया है या फिर जिस मेथड को यूज़ किया है इन सारे स्कल्पचर्स को समझने के लिए, सो वो बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। एंड वो जो स्ट्रैटेजी, वो जो टेक्निक या फिर वो जो मेथड है, वो बेसिकली यही है कि जो भी स्कल्पचर्स जिससे वो फैमिलियर है, सो उन सारे स्कल्पचर्स के थ्रू ही वो अनफैमिलियर स्कल्पचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि वे सारे इमेजेस, वे सारे स्कल्पचर्स, जिन सारे स्कल्पचर्स के बारे में यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, जिन सारे स्कल्पचर्स के बारे में यूरोपियन स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सो उन सारे फैमिलियर स्कल्पचर्स को वो अनफैमिलियर स्कल्पचर्स के साथ कंपेयर करते हैं एंड कंपैरिजन के द्वारा ही वो अनफैमिलियर या फिर जो यूनिक स्कल्पचर्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 11.1 कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 11.2, दैट इज इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, यानी कि क्या हो जब टेक्स्ट एंड इमेज एक दूसरे के साथ मैच ना करे। सो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस के टॉपिक में ये भी डिस्कस किया था कि जितने भी आर्ट हिस्टोरियंस है, सो अगर कोई भी आर्ट हिस्टोरियंस को हमारे इंडिया के स्कल्पचर्स को समझना है, हमारे इंडिया की मूर्तियों को समझना है, देन वो बेसिकली टेक्सुअल ट्रेडिशन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। यानी कि सबसे पहले आर्ट हिस्टोरियंस स्कल्पचर से रिलेटेड जो भी टेक्सेस में इंफॉर्मेशन दिया गया है, सो उन सारे टेक्सुअल ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं, यानी कि उन सारे टेक्सेस को पढ़ते हैं एंड टेक्सेस को पढ़ने के बाद ही वो स्कल्पचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो स्कल्पचर्स को समझने का ये जो मेथड है या फिर ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत ही ज्यादा एफिकेशियस, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है पुराने वाले स्ट्रैटेजी से। सो पुराने वाले स्ट्रैटेजी में बेसिकली ग्रीक स्टैचूज को इंडियन स्कल्पचर्स या फिर इंडियन इमेजेस के साथ कंपेयर किया जाता था। सो उसके कंपैरिजन में ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। बट फिर भी इस स्ट्रैटेजी को भी यूज करना हर बार इजी नहीं होता है। सो कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि टैक्स में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है एंड जिस तरीके का इमेज हमें मिलता है, जिस तरीके का स्कल्पचर हमें मिलता है, सो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। साथ ही साथ कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमें जो भी स्कल्पचर मिलता है, जो भी इमेजेस मिलता है, सो उस स्कल्पचर या फिर उस इमेजेस से रिलेटेड हमें टेक्सुअल ट्रेडिशन में यानी कि टेक्स्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। सो ऐसे सिचुएशन में इस स्ट्रैटेजी को यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। ना नेक्स्ट हमें इसी प्रॉब्लम के एक एग्जाम्पल के बारे में बता रखा है, दैट इज द स्कल्पचर इन महाबलीपुरम। सो महाबलीपुरम में हमें एक ऐसा स्कल्पचर देखने को मिलता है, एक ऐसा मूर्ति देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम को दर्शाता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इज अ फेमस स्कल्पचर अलोंग अ ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम विच इज इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। सो यहाँ पे आप ये जो इमेज देख रहे हैं, सो ये जो ह्यूज यानी कि बड़ा सा रॉक सरफेस है जो कि महाबलीपुरम में है, सो इस बड़े से रॉक सरफेस के ऊपर जो भी स्कल्पचर्स को बनाया गया है, जो भी मूर्तियों को बनाया गया है, आपको यहाँ पे एनिमल्स का भी मूर्ति देखने को मिल रहा होगा, साथ ही साथ इंसानों का भी मूर्ति देखने को मिल रहा होगा। सो ये जो स्कल्पचर है महाबलीपुरम में, सो ये कहीं ना कहीं उसी प्रॉब्लम को दर्शाता है कि जब टेक्स्ट और इमेज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, सो वैसे सिचुएशन में स्कॉलर्स किस तरीके से किसी भी स्कल्पचर को समझने की कोशिश करते हैं। सो इस स्कल्पचर को देखकर हमें ऐसा लगता है कि इस स्कल्पचर में किसी न किसी स्टोरी को बहुत ही डिटेल वे में डिपिक्ट किया गया है, बहुत ही डिटेल वे में डिस्क्राइब किया गया है या फिर दर्शाया गया है। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट विच स्टोरी इज इट, आखिर ये कौन सा स्टोरी है जिसको इस स्कल्पचर में इस बड़े से रॉक में दर्शाया गया है।
इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए 8 हिस्टोरियंस बेसिकली जो 18 पुराण है 18 पुराण के स्टोरीज को पढ़ते हैं, पुराण में ही इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब 8 हिस्टोरियंस 18 पुराण को पढ़ते हैं, पुराण को पढ़ने के बाद अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग ओपिनियन है इस स्क्रिप्चर को लेकर। ये जो स्क्रिप्चर है इस स्क्रिप्चर में किस स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है, इस स्टोरी से रिलेटेड अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग ओपिनियन है। नेक्स्ट हमें अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग ओपिनियन के बारे में ही बता रखा है। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो स्क्रिप्चर है इस स्क्रिप्चर में रिवर गंगा का जो ओरिजिन है फ्रॉम द हेवन उसको दर्शाया गया है। इस रॉक सरफेस के सेंटर में आप ये जो नेचुरल क्लेफ्ट को देख रहे हैं, यानी कि एक जो दरार देख रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स या फिर हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये जो नेचुरल क्लेफ्ट है ये बेसिकली रिवर गंगा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो स्क्रिप्चर है इस स्क्रिप्चर में रिवर गंगा के ओरिजिन को दर्शाया गया है फ्रॉम द हेवन। रिवर गंगा हेवन से बहती हुई नीचे की तरफ आ रही है, इसी चीज को इस स्क्रिप्चर में दर्शाया गया है। एंड इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये जो स्टोरी है रिवर गंगा के ओरिजिन का जो स्टोरी है ये इवन पुराण एंड बहुत सारे इपिक में भी नरेट किया गया है। पुराण में भी हमें रिवर गंगा के ओरिजिन के स्टोरी के बारे में पता लगता है। इस स्क्रिप्चर में रिवर गंगा के ओरिजिन की स्टोरी को ही डिपिक्ट किया गया है। बट कुछ और हिस्टोरियंस या फिर कुछ और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो स्क्रिप्चर है इस स्क्रिप्चर में महाभारत के एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है, एक स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है। इस स्क्रिप्चर में बेसिकली अर्जुना को दर्शाया गया है या फिर अर्जुन को दर्शाया गया है जो कि पेनेंस कर रहा है ऑन द रिवर बैंक, यानी कि रिवर के सामने वो कड़ी तपस्या को कर रहा है इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स, यानी कि बहुत सारे वेपन्स को प्राप्त करने के लिए, हथियार को प्राप्त करने के लिए जो अर्जुन है वो कड़ी तपस्या को कर रहा है रिवर बैंक के सामने। इसी चीज को इस स्क्रिप्चर में दर्शाया गया है। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग महाभारत का ये जो सेंट्रल फिगर है, अर्जुन महाभारत का एक सेंट्रल फिगर ही था। महाभारत का ये जो सेंट्रल फिगर है इसको एक एसेटिक यानी कि इसको एक तपस्वी के रूप में इस स्क्रिप्चर में डिपिक्ट किया गया है। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो स्क्रिप्चर है इस स्क्रिप्चर में रिवर गंगा के ओरिजिन को दर्शाया गया है फ्रॉम द हेवन। वेरएस कुछ और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो स्क्रिप्चर है इस स्क्रिप्चर में अर्जुन को दर्शाया गया है जो कि कड़ी तपस्या को कर रहा है कुछ हथियार को प्राप्त करने के लिए, कुछ शस्त्र को प्राप्त करने के लिए ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इस चैप्टर का एक कंक्लूजन था। विद दिस लास्ट टॉपिक हमारा पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरे ही चैप्टर को मैंने बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको हर एक लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये सारे ही एनसीईआरटी नोट्स चाहिए देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल दिस एनसीईआरटी नोट्स। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इससे आपका पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर नंबर 4 की तरह ही चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 को भी डिटेल वे में समझना है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को बहुत ही ईजी तरीके से देख सकते हो। विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जरूर कर दीजिए ताकि आप दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सके। साथ ही साथ अगर आपको पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट ताकि उनको भी चैप्टर नंबर 4 को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। साथ ही साथ प्लीज कमेंट में डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।